गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का अकाउंट और उसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। इससे पहले 3 पार्ट रिकॉर्ड हो चुके हैं, आज है चौथा पार्ट जिसमें हम कुछ और बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। एक्चुअली करीब 35-40 बेसिक टर्म्स हैं, इनको समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम आगे पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, आपको कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, व्हाटएवर आप जो भी चाहते हैं वो कर दीजिए, आपके डाउट सॉल्व होंगे। अब आइए, कल तक हमने डिस्कस कर लिया था प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया था, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब है कि इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, that is activities carried out by the enterprise to earn profit। क्या मतलब है? इनकम अर्न्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी, that is activities performed टू अर्न इनकम। इसका मतलब क्या है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो आप सिर्फ किस लिए कर रहे हैं कि आपका उद्देश्य, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, टू अर्न प्रॉफिट। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ये कंपनी जो ये मार्कर बनाती है किस लिए बना ली? पैसा कमाए। पढ़ा क्यों रहे हैं? पैसा कमाए। डॉक्टर साहब इंजेक्शन क्यों ठोक रहे हैं? भले कोरोना की दवाई नहीं बना पा रहे हैं पर इंजेक्शन तो लगा ही रहे हैं, कैसे भी करके बचा ही रहे हैं, फीस मिल रही है, इनकम प्रॉफिट। या फिर आप गुड्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्यों खरीद बेच रहे हैं? पैसा कमाना चाहते। तो पैसा कमाने के लिए आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उससे जो भी आप कमाएंगे, अर्निंग होगी आपकी, वो क्या कहलाएगी? प्रॉफिट। और प्रॉफिट को 2 टुकड़ों में बांटा गया है। एक को कहा गया है ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरे को कहा गया है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ये 2 पार्ट में डिवाइडेशन होता है प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि सेल्स में से आपने क्या माइनस कर दिया? नेट सेल्स में से आपने माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, अब ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है इसका हम फिर से समझेंगे थोड़ा सा इस बात को, पर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए। ओह सॉरी, ये है ग्रॉस प्रॉफिट और ये है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि जो आपका नेट सेल्स है उसमें से आपने कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दी। नेट सेल का मतलब है ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न क्या होता है समझिए आप। आपने जो टोटल सेल किया, यदि उसमें से कुछ आपको रिटर्न कर दिया, जैसे आप अमेजॉन से खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, ऑनलाइन परचेस करते हैं और प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसको क्या करते हैं? रिटर्न कर देते हैं। ऐसे ही कुछ आपने बेचा, सामने वाले को अच्छा नहीं लगा या कुछ डिफेक्ट है तो उसमें से वो क्या कर देता है? आपको रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है, वो है सेल्स रिटर्न। उस सेल्स रिटर्न को टोटल सेल में से माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा? नेट सेल। और नेट सेल में से आप डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि यूं कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस कर दें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यदि आप माइनस कर दें तो वो क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट। अब समझिए
इनडायरेक्ट। आप यूं समझो, आप दो भाई हैं, दो रियल ब्रदर्स हैं। रियल ब्रदर्स है मतलब डायरेक्ट, और कजिन वगैरह है तो वो क्या है, इनडायरेक्ट। रिलेशन तो है लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटेड है, और जो रियल ब्रदर है वो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है। ऐसे ही जब आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट आपने बनाया, इस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल लगा, जो लेबर लगा, जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लगे, इस मटेरियल को बनाने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो डायरेक्ट कहलाएंगे। अब ये तो जैसे फैक्ट्री एक्सपेंस, रॉ मटेरियल और लेबर, उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस आप ऑफिस में करेंगे, वो जो ऑफिस का एक्सपेंस है वो डायरेक्ट इसकी कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो इससे अटैच्ड है, इसलिए ऑफिस का जो एक्सपेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको बनाने में जो कॉस्ट लगी है वो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी एक्सपेंसेस का जो बाइफरकेशन है वो दो तरह से हो गया, एक हो गया डायरेक्ट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। हालांकि कल हमने पढ़ा था प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो चलिए समझ गए कि आप लोग एक बार फिर से, प्रॉफिट का मतलब क्या है कि हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कोर एक्टिविटी है, कोर एक्टिविटी है, यानी कि यदि बुक प्रिंटिंग की शॉप है मेरी, तो बुक प्रिंटिंग से जो मुझे इनकम होगी, या फिर मेरी कोई फर्नीचर की दुकान है, उस फर्नीचर से जो मुझे इनकम होगी वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब शादी ब्याह के लिए गार्डन है मेरे पास, उस गार्डन को मैं जब शादी ब्याह के लिए दूंगा और उससे जो मेरे को इनकम आएगी वो क्या कहलाएगी, प्रॉफिट। साथ में मैं कहीं कुछ और भी काम करता हूँ, मेन जो काम है उससे हटके मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ और उससे मेरे को इनकम होती है, तो वो क्या कहलाएगी, इनकम कहलाती है, वो प्रॉफिट में नहीं आती। प्रॉफिट में सिर्फ क्या आएगा, जो आपके कोर एक्टिविटी से होगा, जो आपका मेन काम है। जैसे मेरा पढ़ाना, टीचिंग मेरा मेन काम है, तो इस टीचिंग से मुझे जो इनकम होती है वो क्या कहलाएगी, प्रॉफिट। ठीक है। इस प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड किया, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो आपका टोटल सेल है, उस टोटल सेल में से आप सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, जो आया वो कहलाया नेट सेल। नेट सेल में से आप डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। उसके बाद होता है गेन और लॉस। उसके बाद क्या आता है, गेन और लॉस। तो गेन का मतलब होता है, ये नॉर्मल एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी है या नॉर्मल एक्टिविटी है, इससे जो इनकम हुई आपको उसको आपने क्या कह दिया, प्रॉफिट। लेकिन यदि आपको कोई दूसरी एक्टिविटी से प्रॉफिट हुआ, सडन प्रॉफिट हुआ, या फिर एसेट्स को बेच करके आपने कुछ कमाया, एसेट्स हमने डेफिनेशंस पढ़ रखी है एसेट्स की, यदि हम एसेट्स को बेच करके कुछ कमाते हैं तो वो क्या कहलाता है, गेन। और लॉसेस का मतलब है कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम कम है, या फिर यूं कहो कि लॉस का क्या मतलब है, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और आपकी जो इनकम है या फिर जो आपका प्रॉफिट है ये क्या है, कम है। ये एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम या फिर प्रॉफिट आपका कम है, तो वो क्या कहलाएगा, लॉस। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो होती है परचेस की। परचेस का मतलब ये है कि आपने, अब कुछ चीजें लिख देता हूं मैं यहाँ, परचेस, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसको समझते हैं। अब आपको एक बहुत याद रखना है, रिटर्न आउटवर्ड, ये आपको याद रखना है, रिटर्न
आउटवर्ड, और इसको रिटर्न याद रखना है रिटर्न इनवर्ड। चलिए अब समझते हैं। परचेस का मतलब है इसका मतलब है कि आपने जो भी खरीदा है। परचेस का मतलब है द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड, टर्म यूज्ड टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ raw material, that is goods for resale। मतलब परचेज एक ऐसी टर्म है जो कि यूज होती है, यूज्ड टू रिकॉर्ड। आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया गुड्स और सर्विसेज का, किस लिए, जो आप रीसेल कर देंगे तो वो क्या कहलाया, परचेज। परचेज का मतलब क्या है कि एक अकाउंट है, ये क्या है, एक अकाउंट है जो किसके काम आता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने के काम आता है कि आपने जो चीज बेचनी है उसको बेचने के लिए पहले आपको लाना पड़ेगा, तो जो आप उसको लेके आए, यानी आपने जो परचेस किया है वही क्या कहलाता है, परचेस। परचेज रिटर्न का मतलब या रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है कि आपने जो खरीदा उसमें से कुछ डिफेक्ट था या कुछ आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने वो सामने वाले को फिर से वापस दे दिया, तो वो क्या हो गया, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। आप ध्यान रखना, आउटवर्ड यानी जो माल बाहर से अंदर आया था वो वापस चला गया, आउटवर्ड जो बाहर से अंदर आया था वो आपने रिटर्न कर दिया, वो है परचेज रिटर्न। सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स का मतलब ये है आप जो गुड्स किसी को देते हैं और उसके बदले कुछ कंसिडरेशन लेते हैं, यानी कुछ समथिंग इन रिटर्न लेते हैं, पैसे लेते हैं, इनकम कमाते हैं, उसके लिए जो आप चीजों को रीसेल कर देते हैं, खरीद के बेच देते हैं, वो क्या कहलाता है, सेल्स। अब इस सेल में से आपको सामने वाला यदि कुछ आइटम रिटर्न कर देता है, वापस दे जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सेल्स रिटर्न। और ये इसका दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब जो चीज अंदर से बाहर गया था वो वापस आ गया। इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न और आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद आपको आएगा जो नेक्स्ट टर्म आती है, अच्छा, परचेज दो तरह की हो सकती है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। ऐसे भी सेल भी दो तरह की हो सकती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश परचेज का मतलब नगद और इसका मतलब है उधार। इसका मतलब है उधार और ये है नगद। तो एक हाथ से पैसा दिया और सामान लिया, कैश परचेज। सामान ले लिया, पैसा बाद में दोगे, क्रेडिट परचेज। याद रखना क्योंकि जर्नल एंट्री के टाइम काम आएगा। सेल्स में कैश सेल, आपने सामान दिया अगले को और उससे पैसा ले लिया, कैश सेल है। पैसा बाद में लोगे तो क्रेडिट सेल है। और ये ध्यान रखना कि सिर्फ क्रेडिट परचेज से ही क्या होता है, परचेज रिटर्न, और क्रेडिट सेल से ही क्या होता है, कैश सेल्स रिटर्न। ध्यान रखना परचेज रिटर्न कभी भी कैश परचेज का नहीं होगा। एक बार आप पैसा दे दो फिर आदमी वापसी की बात नहीं करता, कुछ भले डिफेक्टिव हो आपको झेलना ही पड़ता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और डेफिनेशंस देखेंगे। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। इस पूरे की जो टर्मिनोलॉजी है
पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 के जो वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब चैनल में, उनमें पीडीएफ फाइल अटैच है। आप वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपके पास बुक्स हैं तो दैट्स ग्रेट। चलिए, जो नेक्स्ट डिफिनेशन है हम उसको पढ़ते हैं और वो है रेवेन्यू फ्रॉम। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है गुड्स। गुड्स का क्या मतलब है? गुड्स का मतलब ये है a physical item purchased to resell। आपने कोई फिजिकल आइटम खरीदा और किस लिए खरीदा है कि साहब हम बेच देंगे। जैसे मैंने ये मार्कर खरीदा किस लिए कि मैं इसको यूज करूंगा, लिखूंगा और उससे इनकम जनरेट करूंगा। लेकिन यदि मैं इसको इसलिए खरीदता कि इसको खरीद के और बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा, तो वो क्या कहलाता? गुड्स। गुड्स का क्या मतलब है? कोई भी मटेरियल इसलिए परचेस किया गया है ताकि हम उसको क्या कर सकें, सेल कर सकें या बेच सकें। यदि आपने बेचने के उद्देश्य से कोई भी आइटम परचेस किया है तो वो क्या कहलाएगा? गुड्स। गुड्स टर्म अप्लाइज टू ऑल द आइटम्स मेकिंग अप द सेल्स आर परचेज ऑफ बिजनेस। स्टेटिंग डिफरेंटली, देखिए कोई भी आइटम, फिजिकल आइटम जो आप सिर्फ इसलिए खरीद रहे हो कि आप इसको बेच दोगे तो वो कहलाएगा गुड्स। अब एक नेक्स्ट टर्म आया स्टॉक। स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंटरी। आप याद रखना, स्टॉक या फिर इन्वेंटरी दोनों का मतलब एक ही है। और स्टॉक का मतलब है कि इट इज अ टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ सेल, हेल्ड इन बिजनेस for the purpose of resale in the ordinary course of business activity। कोई भी आइटम आपने इसलिए रख रखा है assets held for in business for the purpose of resale in the ordinary course of business activity। सामान्य तौर पर आपने जो एसेट्स रख रखी है वो क्या कहलाएगी? किस लिए रखा है आपने? कि आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में उसको क्या कर देंगे? रीसेल कर देंगे, बेच देंगे। यदि कोई आइटम आपने सिर्फ इसलिए रख रखा है कि साहब हम इसको बेच देंगे, हमारा उद्देश्य इसको खरीदने का क्या है कि हमें इसको बेचना है, आपने उसको रख के रखा है, हेल्ड, तो वो आपके गोडाउन में यदि वो आइटम पड़ा है जो आपने खरीदा है किस लिए कि हम इसको बेच देंगे, तो वही आइटम क्या कहलाएगा? स्टॉक, या फिर दूसरा नाम है टर्नओवर। एक के दो तीन चार नाम भी होते हैं। आप लोग फोन पे बात करते हो तो आप लोग ज्ञानू, सोना, मेरा बच्चा ऐसा करते रहते हो, ऐसे ही यहाँ पर भी इसके दो नाम है, स्टॉक और इन्वेंट्री। और मतलब क्या है कि आपने कोई भी फिजिकल आइटम इसलिए रख रखा है कि आप इसको बेच देंगे। अच्छा, फिजिकल आइटम मतलब टेंजिबल मतलब जिसका कोई फिजिकल शेप साइज हो, जैसे बुक है, पेन है, पेंसिल है, फर्नीचर है, ये दिखते हैं, आप इनको बेच देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? स्टॉक या इन्वेंट्री। अब स्टॉक में भी 2-3 तरह के आइटम होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री को। तो स्टॉक या इन्वेंट्री में एक हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। और इस ओपनिंग स्टॉक का मतलब है कि ईयर की स्टार्टिंग, एट द स्टार्टिंग ऑफ ईयर,
ईयर। साल की जब आपकी शुरुआत हो रही है उस टाइम पर जो आइटम आपके पास पड़ा है वो क्या कहलाता है? ओपनिंग स्टॉक। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में यदि आपके पास कोई आइटम पड़ा है तो वो क्लोजिंग स्टॉक है। साल की शुरुआत में है तो ओपनिंग स्टॉक है। तीसरा है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, इसका मतलब ये हुआ कि आपका काम चल रहा था। मान लो कि आप ये मैन्युफैक्चरिंग करते हो इस मार्कर की, आपने इस मार्कर में देखिए ये ढक्कन है और ये है, और इसको और आप खोल के देखेंगे तो ये ऐसा खुल जाएगा, है ना। इसके अंदर एक और भी आइटम है, इसमें इंक डलती है स्पंज टाइप। ये इनमें से आपने कुछ आइटम प्रिपेयर कर लिए और कुछ आइटम आपको प्रिपेयर करना है, यानी काम अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, गाना आपने सुना होगा। तो ये कंप्लीट मिलन हो गया और ये कंप्लीट प्रोडक्ट हुआ। इससे पहले यदि इसमें आधा अधूरा काम है तो वो क्या कहलाता है? वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जिसपे काम अभी चल रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद आता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चौथा आ जाएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा माल पड़ा हुआ। जैसे आप मकान बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर हैं, मकान बनाते हैं तो उसमें रेती, गिट्टी, सीमेंट ये सब पड़ा हुआ है, ऐसे ही बिखरा पड़ा है। कब? ईयर एंड में, साल के अंत में। अच्छा, साल की शुरुआत, साल का कॉन्सेप्ट क्या है ईयर का? कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इस एक साल की हम अकाउंटिंग करते हैं। पहले चैप्टर में हमने इसको अच्छे से समझा था। तो अकाउंटिंग हमेशा एक ईयर की होती है। तो ईयर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 अप्रैल से, और खत्म कब होता है? 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल के दिन जो भी आइटम हमारे पास है वो क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक। 31 मार्च को जो आइटम है वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। और जो माल इस 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में जिस पर आपने काम किया और अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा अधूरा है, तो वो कहलाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब ये है कि आपके पास ड्यूरिंग द ईयर जो आप काम कर रहे हैं उस टाइम पर जो आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है जिसको यूज कर करके आप फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएंगे, वो क्या कहलाएगा? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसके बाद कुछ और थोड़ी बहुत डेफिनेशन है, हम उसको भी देख लेते हैं। इस आज के पार्ट में कंप्लीट हो पाएगा या नहीं पता नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। यदि हो गया तो ठीक है, 20-25 मिनट 30 मिनट में फिनिश होता है तो अच्छी बात है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे जब हम बढ़े तो आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब ऐसा है, इसमें 2 आते हैं, एक होता है डेटर्स और एक होता है बिल्स रिसीवेबल। एक डेटर और दूसरा बिल रिसीवेबल। अब आप इसको समझे, इसका ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ये है कि आपने जो क्रेडिट सेल किया है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड, वो क्या कहलाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। आपने किसी को इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल आपका जो रूटीन बिजनेस है उसके लिए आपने यदि क्रेडिट यानी उधारी में गुड्स सेल किया है या सर्विसेज उधारी में दी हैं तो वो कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार और रिसीवेबल्स का मतलब जो चीज हमें मिलने वाली है। इसमें 2 पार्ट हुए, डेटर और क्रेडिटर। तो जिस बंदे को आप उधारी में बेचोगे, पर्सन
टू whom goods sold on credit, और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हर जगह लगेगा, ये ध्यान रखना। जिस बंदे को आपने उधारी में सेल किया है उससे आपको पैसे लेने हैं तो बंदा क्या कहलाएगा? डेटर्स। और अब थोड़ी सी कहानी सुनिए, ये डेटर से आपने इसको उधारी में बेच दिया तो ये डेटर हो गया। अब जब आप इसके पास पैसे लेने गए तो इसने क्या बोला? साहब पैसा तो नहीं है मेरे पास। तो आप क्या बोलोगे कि भाई पैसे देगा कब? चलिए बता दे, पैसे देगा कब ये बता दे। तो इसने क्या कहा? 2 महीने बाद दूंगा। तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये जो तूने प्रेम पत्र मेरे को टिकाया है इसको लिख के दे। तो जब ये बंदा लिख के दे देगा, रिटर्न एग्रीमेंट कर लेगा, तो वो बिल जब बनेगा तो ये बिल ही क्या कहलाएगा? बिल्स रिसीवेबल। एक बार फिर से समझिए, किसी पर्सन को आपने क्रेडिट में यानी उधारी में सेल किया तो वो क्या बन गया? डेटर। अब इस डेटर के पास जब आप पैसे लेने गए तो आपसे कमिटमेंट करता है, वादा करता है कि हम पेमेंट इतने टाइम के बाद करेंगे। तो आप क्या करते हो? उतने टाइम के लिए एक बिल लिखते हो और उस बिल में इस बंदे से साइन करा लेते हो। तो जब ये बंदा साइन कर देता है उस बिल में, यानी इस बिल में ये क्या करता है? एक्सेप्ट स्वीकार कर लेता है साइन करके, तो यही जो बिल है यही बिल क्या बन जाता है? बिल्स रिसीवेबल। क्योंकि इस बिल की वजह से आपको 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आपका जो भी एग्रीमेंट हो, आपकी जो भी सेटिंग हो, उसके हिसाब से जब भी आपको पैसे मिलेंगे इस बिल के थ्रू, तो ये बिल क्या कहलाएगा? बिल्स रिसीवेबल। और दोनों चीजें डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल मिल करके क्या बनते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। ये आप याद रखना, भूलना नहीं। ट्रेड रिसीवेबल के बाद आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल के बाद क्या आता है? ट्रेड पेबल। जैसे आपने यहां पर उधारी में बेचा, बेच दिया था, तो क्या बना? ट्रेड रिसीवेबल। अब यदि आप उधारी में खरीद लोगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्रेड पेबल। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और इसके 2 रूप क्या होंगे? क्रेडिटर और बिल्स पेबल। बेच दिया क्रेडिट में तो डेटर बनता है और बिल्स रिसीवेबल बनता है, लेकिन उधारी में यदि आपने खरीद लिया तो ट्रेड पेबल बनता है, यानी क्रेडिटर और बिल्स पेबल। पर्सन from whom goods and services acquired and liability to pay। जिस बंदे से आपने उधारी में खरीद लिया या सर्विसेज ले ली वो बंदा क्या कहलाया? क्रेडिटर। अब वो बंदा पेमेंट लेने आएगा तो आप क्या बोलोगे? अब आप ज्ञान दोगे। पहले आपने ज्ञान लिया था बिल से रिसीवेबल में, अब आप ज्ञान दोगे कि भाई मैं पेमेंट तो तेरे को 3 महीने बाद ही दे सकता हूँ, अभी तो है ही नहीं, लॉकडाउन था, माल बिका ही नहीं, तो पैसा कहां से दूं? तो क्या बोलेगा? भाई ये मैंने बिल लिखा, तुम क्या कर दो? इसमें साइन कर दो। तो आप उस बिल में साइन कर देंगे और वो बिल क्या बन जाएगा? चूंकि आपको पेमेंट करना है इसलिए क्या हो जाएगा? पेबल। और अगले बंदे को क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। यानी जो बिल्स रिसीवेबल है वही, ये जो बिल है एक बंदे के लिए बिल्स रिसीवेबल है और दूसरे बंदे के लिए पेबल। जिसको पेमेंट देना है यानी क्रेडिटर के लिए ये क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल। और डेटर के लिए क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं और कुछ। अब हम समझते हैं कॉस्ट का मतलब आप जानते हो, एक जो मेन डेफिनेशन है वो है वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एक है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्काउंट। चलिए अब हम समझते हैं डिस्काउंट।
डिस्काउंट का मतलब है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस, वस्तु और सेवाओं के मूल्य में जो कमी आई है, वस्तु और सेवाओं के मूल्य में जो कमी आई है फ्रॉम द अमाउंट पेड, तो ये क्या कहलाता है? डिस्काउंट। इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम the amount to be paid to a customer by the enterprise. Discount allowed may be trade discount or cash discount. इसका मतलब है कि आपका जो ट्रांजैक्शन था उस ट्रांजैक्शन का प्राइस अमाउंट आपने कम कर दिया तो वो क्या कहलाया? डिस्काउंट। और डिस्काउंट दो तरह का हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। बहुत ध्यान से देखना, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। पहली बात, अकाउंटिंग इसकी नहीं होती और इसकी होती है, यानी जब आप जर्नल एंट्री के चैप्टर में जाएंगे तो कैश डिस्काउंट की आपको एंट्री लिखनी पड़ेगी और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री आप इग्नोर कर देंगे। अब समझिए, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बिजनेस का नॉर्मल ट्रेंड होता है। ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस का नॉर्मल ट्रेंड होता है और ये दिया कब जाता है? एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज। सेल या परचेज के टाइम पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। कई बार सेल्स को बढ़ावा देने के लिए कि हमारी ज्यादा से ज्यादा सेल हो जाए, दिवाली में डिस्काउंट ऑफर आता है, दशहरे में डिस्काउंट ऑफर आता है, तो ये चीज क्या कहलाती है? ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट का मतलब ये है कि आपने जब पेमेंट दिया उस टाइम पर आपको जो डिस्काउंट मिला वो क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट। पेमेंट देते समय जो आपकी वैल्यू कम होती है, अमाउंट कम होता है, वो कैश डिस्काउंट, और जो खरीदते बेचते टाइम होता है वो ट्रेड डिस्काउंट। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है सेल बढ़ाने के लिए, और ये है कैश रिकवरी के लिए कि जल्दी मेरा पैसा मिल जाए, डूबे नहीं, तो इसके लिए क्या है? कैश डिस्काउंट। चलिए आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। जब हम नया पार्ट शुरू करेंगे तो इसको मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। धन्यवाद। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट पार्ट होगा, अगला पार्ट डेफिनेशंस का। थैंक यू।